तो बच्चों आज हम एक नए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आपका नया लेसन, इसका नाम है श्वसन। प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर जो अभी तक हमने पढ़ा है, मैं इसको एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। हमारे पास राजस्थान बोर्ड के सिलेबस के अनुसार जो प्लांट फिजियोलॉजी है उसको 2 यूनिट में बांटा गया है। कितने यूनिट में बांटा गया है? 2 यूनिट में बांटा गया है। यूनिट फर्स्ट जो है उसमें आपके पादप संबंध एक, दूसरा आपके था उसके अंदर वाष्पोत्सर्जन, जल का आरोहण रसारोहण, ये वाले पॉइंट थे। इसमें दूसरा जो पार्ट था वो एंजाइम आता है, वो भी यूनिट फर्स्ट के अंदर ही आता है, हम पढ़ चुके। तीसरा मिनरल न्यूट्रिशन, खनिज पोषण। तो 3 चैप्टर जो आते हैं आपके कौन कौन से, अगर हम बात करें तो वो आता है आपका पादप जल संबंध पहला, दूसरे नंबर पे आता है आपका मिनरल न्यूट्रिशन और तीसरे नंबर पे आता है आपका एंजाइम। ये तीनों चैप्टर जो आते हैं ये आपके फर्स्ट यूनिट के अंदर आते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट यूनिट। सेकेंड यूनिट जो होती है हमारे पास प्लांट फिजियोलॉजी की, उसके अंदर भी 3 ही चैप्टर आते हैं मेनली। कौन कौन से? पहला प्रकाश संश्लेषण जो हम पढ़ चुके हैं, दूसरा नंबर पे आता है श्वसन और तीसरे नंबर पे आते हैं पादप हार्मोन, पादप वृद्धि एवं पादप हार्मोन। तो हम इन 2 यूनिट के अंदर से प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर हम बात करें तो हमने इनमें से जो आपके टॉपिक हैं 4 टॉपिक हम पढ़ चुके हैं, केवल 2 ही टॉपिक बाकी हैं, एक श्वसन और एक इसके बाद बचता है आपका पादप वृद्धि एवं वृद्धि हार्मोन। ठीक है, प्लांट ग्रोथ एंड हार्मोन्स। तो हमारे पास 2 ही चैप्टर बचते हैं फिजियोलॉजी के अंदर। इसके बाद आपकी ये तीसरी यूनिट भी खत्म हो जाएगी। पहली यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन बायोलॉजी थी, आप पढ़ चुके, उसका टेस्ट भी आपका होना है। सेकेंड यूनिट आपकी है प्लांट फिजियोलॉजी फर्स्ट, इसमें 3 चैप्टर आपके ऑलरेडी हैं। मेन चैप्टर पहला था पादप संबंध, दूसरा आपका था आपका ये मिनरल न्यूट्रिशन और तीसरे नंबर पे आपका आएगा वो था आपका एंजाइम। पादप जल संबंध के अंदर आपने लंबी दूरी का परिवहन, छोटी दूरी का परिवहन, रसारोहण, ट्रांसलोकेशन, आपका वाष्पोत्सर्जन सारे पढ़े थे आपने, उनकी थियोरी पढ़ी थी। दूसरा जो टॉपिक था उसमें मिनरल न्यूट्रिशन पढ़ा था आपने, खनिज पोषण क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, लघु कौन से होते हैं, गुरु कौन से होते हैं, उनमें कौन कौन सी आती हैं। आपके राजस्थान बोर्ड की बुक में एक जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर मिनरल न्यूट्रिशन दिया हुआ है और मिनरल न्यूट्रिशन का एक जो पार्ट है कौन सा, नाइट्रोजन साइकिल वाला जो हमने पढ़ा था वो यूनिट सेकेंड में दिया हुआ है। ठीक है, हम ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। मिनरल न्यूट्रिशन का एनसीईआरटी में मिनरल न्यूट्रिशन जो चैप्टर है उसी में ही इसको दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल को। तो वो आपकी राजस्थान बोर्ड की बुक में अलग अलग करके दिया हुआ है। मिनरल न्यूट्रिशन यूनिट फर्स्ट में है, नाइट्रोजन साइकिल सेकंड यूनिट में, लेकिन हम लोग पढ़ चुके हैं तो वो चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है हमारा। तो आप तो खनिज पोषण याद रखना। खनिज पोषण में नाइट्रोजन चक्र पढ़ा हमने, फेथ ऑफ अमोनिया भी पढ़ा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ द एमिनो एसिड एंड एमाइड्स बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तीसरे नंबर पे आता है चैप्टर एंजाइम जो भी फिनिश हुआ है अपना। एंजाइम, एंजाइम के स्ट्रक्चर, एंजाइम के टाइप्स, एंजाइम का फंक्शन, एंजाइम का मैकेनिज्म, एक्शन टाइप, वो नोमेनक्लेचर, वो हम सब पढ़ चुके हैं। क्लियर? तो अभी तक हम लोगों ने 4 चैप्टर पूरे डिटेल में पढ़ चुके हैं हम लोग फिजियोलॉजी के अंदर। पहला प्लांट रिलेशनशिप, फर्स्ट, सेकंड आपका मिनरल न्यूट्रिशन, थर्ड आपका एसेंट ऑफ एंजाइम और फोर्थ वन द फोटोसिंथेसिस। क्लियर? 2 ही चैप्टर आपके बाकी हैं, श्वसन और हार्मोन। तो आज हम बात कर रहे हैं श्वसन की, जो यहाँ पे स्टार्ट है। तो बच्चों आप सब जानते हो श्वसन क्या होता है। अगर मैं आप लोगों को सिंपली परिभाषा पूछूं, ठीक है, तो क्या आपसे क्या जानते हो श्वसन क्या होता है? तो एक सिंपल चीज़ है, जैसे मैं श्वसन की परिभाषा पूछता हूँ तो श्वसन क्या होगा, तो बहुत सिंपल सी परिभाषा, क्या आप क्या बोलेंगे एक सिंपल वे में? सर O2 को ग्रहण करना और CO2 को मुक्त करना ही श्वसन कहलाता है। अर्थात गैसों का जो विनिमय होता है हमारी बॉडी द्वारा उसे हम बोलते हैं श्वसन। तो इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं, जितने भी सजीव हैं, वो सभी श्वसन करते हैं और श्वसन क्रिया में O2 ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। क्लियर? अब बच्चों आप में कन्फ्यूजन होता है, कैसे कन्फ्यूजन होता है, कैसे होता है? आप में से
कुछ बच्चे से पूछता हूँ, बच्चों पौधे श्वसन करते हैं? हाँ सर करते हैं। अच्छा श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं, कौन सी छोड़ते हैं? तो बच्चे क्या बताते हैं, बहुत सारे बच्चों, आधे से ज़्यादा बच्चे बताते हैं सर पौधे CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। ये बोलते हो आप, CO2 ग्रहण करते हैं, O2 छोड़ते हैं, लेकिन ये गलत है बच्चों, ये गलत है। ठीक है, श्वसन के अंदर पौधे भी O2 ग्रहण करते हैं और CO2 छोड़ते हैं। अब आपको सब कैसे, आपको पता हो, कई बार घर वाले अपने जब कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, कहते हैं ना, गाँव में अभी भी कहते हैं कि सब रात के नीचे पेड़ नीचे नहीं सोना चाहिए, ये रात को पेड़ों को नहीं छेड़ना चाहिए, कहते हैं ना कि पेड़ सो रहे होते हैं, क्या कहते हैं, पौधे सो जाते हैं। अपने घरों में बड़े बुजुर्ग कहते हैं रात को पेड़ में सो गए पेड़। सोने का मतलब क्या हुआ कि रात के समय प्रकाश नहीं होता है, तो जब प्रकाश नहीं होता तो पौधा क्या करता है, प्रकाश नहीं करता है और श्वसन करता है। श्वसन करने में क्या होता है, वो O2 ग्रहण करता है, CO2 छोड़ता है। यदि हम लोग पेड़ को नीचे सो जाते हैं तो पौधे के द्वारा निकलने वाली जो CO2 होती है वो हमारी सांस में जाती है, तो उस इलाके में उस पेड़ के नीचे O2 की कमी होती है, CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। सांस में आ गई। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। आई बात में, तो मैंने कहा इस पृथ्वी पे जितने भी जीव हैं वो सभी O2 ग्रहण करते हैं, CO2 छोड़ते हैं। ठीक है, वो हम बोलते हैं श्वसन। O2 को कहा जाता है प्राणवायु। O2 क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग प्राणवायु भी कहते हैं। क्यों, श्वसन में काम आती है। अगर O2 बंद हो जाएगी तो हम लोग क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, कैसे, अगर मेरे श्वसन चल रहा है, श्वसन को मैं बंद कर दूँ, कुछ समय अपने मुँह और नाक को बंद कर दूँ कुछ समय बाद, तो मैं दम घुटना शुरू हो जाता है। आप करके देखिए, आप अपनी सांस 1 मिनट ज़्यादा नहीं रोक पाते हैं। ठीक है, जो एक्सपर्ट होते हैं वो 4-5 मिनट रोक लेते हैं, कुछ लोग 10 मिनट तक रोक सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे नॉर्मली कहूँ अपनी सांस 1 मिनट के रोक लीजिए, तो 1 से दूसरी मिनट आते आपका दम घुटने लग जाएगा, आपका सांस फूल जाएगी, पसीने आ जाएंगे और आपको सांस को छोड़ना पड़ेगा। लंबा सांस ले सकते हो आप लोग। जो लोग स्विमिंग करते हैं, तैराकी करते हैं, वो लंबा रोक सकते हैं, तो जनरली अपन लोग हम बात करें तो अपना सांस हम 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रोक सकते, कंडीशन है। तो श्वसन हमारे लिए क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर श्वसन हमारा बंद हो जाए, नाक और मुंह बंद कर दिया जाए, तो हमारी मृत्यु हो जाती है। आपने सुना होगा, नाक बंद कर दिया, मुंह बंद किया, दम घुटने से मृत्यु हो गई, सुनते ना, कोई पानी डूब गया। जब व्यक्ति पानी डूब जाता है, कोई आदमी पानी में कूद गया और तैरना नहीं आता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है। क्यों, कि पानी में जाने पर श्वसन बंद हो जाता है उसका। और श्वसन में क्या होता है, इस नाक के श्वसन बंद होता है, क्या होगा, नाक के अंदर मुंह में तो पानी भर जाता है, मुंह खुला जाता है, नाक से पानी भर जाता है, पानी भरते गैस ये बंद हो जाता है और उसके डेथ हो जाती है। ठीक है, तो श्वसन जो होता है उसके अंदर हमेशा याद रखना, सामान्यतः जितने भी हमारे पास जीव हैं इस पृथ्वी पे, वो सभी के सभी श्वसन दौरान O2 ग्रहण करते हैं और CO2 को छोड़ते हैं। क्लियर है एक चीज़। परंतु अपवाद इसमें भी है। अपवाद कैसे, कुछ ऐसे भी जीव हैं जो अनोक्सी श्वसन करते हैं, एनाएरोबिक करते हैं, अर्थात श्वसन तो करते हैं परंतु O2 ग्रहण नहीं करते, O2 की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। ठीक है, मैक्सिमम जो होते हैं वो O2 की उपस्थिति में श्वसन करते हैं, परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जो O2 की अनुपस्थिति में श्वसन करते हैं। तो इस आधार पर ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन को हम 2 भागों में बांटते हैं, जो आपने नाम पढ़े हैं, कौन सा, ऑक्सी और अनॉक्सी, एरोबिक और एनारोबिक, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति व अनुपस्थिति के आधार पर हम लोगों ने श्वसन 2 भागों में बांटा है, वायवीय अवायवीय। ये हम लोग पढ़े हैं, 9-10 तक खूब पढ़ते हैं। ये श्वसन 2 तरह का होता है, अवायवीय और वायवीय। वायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, अवायवीय में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु ऊर्जा का निर्माण होता है। तो श्वसन क्या हुआ, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है, अर्थात कार्बनिक पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का निर्माण होता है। वो ऊर्जा हमारे शरीर की विभिन्न क्रियाओं के लिए काम में आती है। क्लियर है, इसलिए आपको बताओ ये क्रिया होती कहाँ है, ये क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं हम लोग पावर हाउस, शक्ति गृह कहते हैं इसको, पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, क्यों, ये हमारे शरीर को चलाने के लिए जो ऊर्जा मिलती है वो मिलती है किससे, माइटोकॉन्ड्रिया
माइटोकॉन्ड्रिया से मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से क्यों मिलती है? कि श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। बात समझ आ गई? तो पहली बात तो ये। अब हम बात कर रहे थे पादप की। तो पादप के अंदर जो श्वसन होता है वो होता है, दिन के समय भी होता है, रात के समय भी होता है। श्वसन हमेशा 24 घंटे होता है पादप के अंदर भी। पादप भी O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं श्वसन के दौरान। परंतु दिन के समय पादप CO2 ग्रहण करते हैं एटमॉस्फेयर से और O2 छोड़ते हैं। जो O2 छोड़ते हैं वो उस O2 में से कुछ मात्रा O2 की वायवीय और अवायवीय, हम दो प्रकार से पढ़ रहे थे, यहाँ पे बात कर रहे थे। तो हमारे पास जो पौधे होते हैं वो श्वसन 24 घंटे करते हैं, 24 आवर्स श्वसन करते हैं। हर पौधा करता है श्वसन, और श्वसन के दौरान हर पौधा O2 ग्रहण करता है, CO2 को छोड़ता है। कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग O2 लेते हैं छोड़ते हैं, वैसे ही अगर आपको रात को सो जाते हैं श्वसन करते हैं क्या? ये भी होता है। श्वसन की क्रिया हमारी बॉडी में अनु चलती है। कैसे? अनैच्छिक क्रिया है, ऐच्छिक क्रिया नहीं, अनैच्छिक क्रिया है। हमारी इच्छा से चलता कि मैं दिन में जब काम कर रहा हूँ श्वसन कर लूँ, रात के समय से बंद कर दूँ श्वसन को। हम पढ़ते हैं ऐच्छिक क्रिया अनैच्छिक क्रिया है। जो हमारी इच्छा से चलती है वो ऐच्छिक क्रिया है, जो हमारी इच्छा से नहीं चलती है वो अनैच्छिक क्रिया है। तो यहाँ पर भी श्वसन जो होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, चाहे आप कुछ काम कर रहे हो चाहे नहीं कर रहे हो। यदि आप काम कर रहे हो तो आपकी श्वसन दर बढ़ जाती है। यदि आप लेटे हो आराम से सो रहे हो तो श्वसन दर क्या होती है? कम हो जाती है। कंजप्शन कम हो गया, ऑक्सीजन कम खर्च हो रही है। आप भाग दौड़ कर रहे हो तो ऑक्सीजन ज़्यादा खर्च हो रही है। आपको पता होगा जब हम दौड़ लगाते हैं, भागते हैं तो सांस फूल जाती है, ठीक है। क्यों फूल जाती है? ऑक्सीजन चाहिए होती है। पहाड़ में चढ़ रहे होते हैं, सांस फूल जाती है, हमें हाँफना शुरू कर देते हैं। हाँफना मतलब क्या हुआ? हम लोग तेज सांस लेते हैं, ठीक है। एक तो सिंपल सांस ले रहे हैं ऐसे, ये क्या हुआ? हाँफना। इसके अंदर हम लोग हाँफ लेते हैं, सांस ज़्यादा मात्रा में जाती है ताकि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जो कमी है उसकी पूर्ति की जा सके, ठीक है। तो श्वसन सभी करते हैं, पौधे भी करते हैं, परंतु दिन के समय हमें ये मानते हैं जनरली जो गलतफहमी होती है कि पौधे CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में पौधे CO2 ग्रहण करते हैं, O2 छोड़ते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन जो O2 छोड़ते हैं वो उस O2 में से कुछ मात्रा श्वसन में व्यक्त हो जाती है। मान लीजिए एक पौधा एक दिन के अंदर, हम बात करें सुबह शाम तक अगर हम बात करें या 1 घंटे के अंदर बात कर रहे हैं हम, एक पौधा 1 घंटे के अंदर मान लीजिए 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिलीज करता है, मानना 500 मिलीलीटर ऑक्सीजन रिलीज करता है, मुक्त करता है, तो उस 500 में से 200 मिलीलीटर पौधा खुद के लिए काम लेता है। तो एटमॉस्फेयर में मुक्त होने वाली कौन सी होती है? 300 में। कितनी होती है? 300 मिलीलीटर ही होती है। 200 किसी ने ली पौधे ने, खुद ने काम में ले ली, ठीक है। तो श्वसन के अंदर होता है। और C3 चक्र में पढ़ा था, उसमें प्रकाश से पढ़ाई थी हमने कि प्रकाश श्वसन भी होता है। तो ये सारी प्रक्रियाएँ श्वसन के अंदर आती हैं जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, 9-10 तक पढ़ते हैं हम लोग, उसको स्टडी कर चुके हैं, वो चीज़ सारी हमें बताती है। अब हम जो यहाँ पढ़ेंगे, अब जो हम पढ़ेंगे यहाँ पर इस 12th क्लास के सिलेबस के अंदर जो आपका है, उसमें हम यहाँ पढ़ेंगे कि श्वसन किस प्रकार से होता है, पादप श्वसन किस प्रकार से करते हैं, कुल किस मैकेनिज्म द्वारा श्वसन होता है, ये हम लोग पहले नहीं पढ़ चुके। श्वसन क्या होता है पढ़ चुके, पर श्वसन की क्रियाविधि क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके टॉपिक के अपने ऊपर, वो आता है बच्चों सबसे पहले श्वसन। तो श्वसन एक बहुपदीय एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। बहुपदीय एंजाइमेटिक प्रक्रिया मतलब क्या हुआ? इसमें बहुत सारे पद होते हैं। जैसे इसमें जो पहला स्टेप होता है उसमें 10 पद होते हैं। तो बहुत सारी स्टेप होती हैं, 4 मुख्य पद होते हैं, इसमें चरण होते हैं वो। और एंजाइमेटिक श्वसन की प्रक्रिया में लगभग 1 दर्जन से अधिक एंजाइम भाग लेते हैं, इसलिए ये एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। इन एंजाइम में बिना श्वसन की प्रक्रिया नहीं होती, अवरुद्ध हो जाती है। इसलिए श्वसन एक बहुपदीय एंजाइमेटिक प्रक्रिया है। पहला पॉइंट, श्वसन जो होता है वो एम्फीबोलिक और एक्सर्गोनिक प्रक्रिया है। 2 वर्ड आए यहाँ पे, एम्फीबोलिक। आपने एक नाम सुना होगा कैटाबॉलिक और एनाबॉलिक, सुना है नाम? अपचयी और उपचयी हमने पढ़ा है, मेटाबॉलिज्म पढ़ा है उपापचय के अंदर। अपचयी और उपचयी क्रिया होती है, तोड़ना और जोड़ना। मतलब छोटे अणु से मिलकर नया अणु बनता है, बड़ा अणु बनता है, तो क्या हो गई? एनाबॉलिक। बड़ा अणु टूटता है, छोटा अणु बन जाता है, क्या हो गया? कैटाबॉलिक। तो आप लोगों ने पढ़ा है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण जो अभिक्रिया होती है वो कैसे अभिक्रिया है कि CO2 + H2O क्या बनेगा? C6H12O6 बनेगा। तो क्रिया कौन सी हो गई है?
छोटे से मिलकर बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, बात समझ आ गई। तो ये क्या हो गई, एनाबॉलिक, क्या हो गई, एनाबॉलिक। और इसका उल्टा कर दो श्वसन, C6H12O6 है, ये टूट के क्या बना रहा है, CO2 + H2O, ठीक है, ये क्या बना रहा है, H2O। ये क्या हो गया, जटिल अणु से सरल अणु बन गए। तो पहले वाले में क्या हुआ था, सरल जटिल अणु बने थे, तो एनाबॉलिक हो गई। इस वाले में क्या हुआ, जटिल अणु टूट के क्या सरल अणु हो गए, सरल अणु बदल गए, तो क्या हो गया, ये कैटाबॉलिक हो गई। दोनों प्रकार होती है। तो सामान्यतः हम क्या पढ़ते हैं बच्चों, आपके जो लेवल है 10th तक लेवल में, कि श्वसन एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसी है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है, जिसमें ग्लूकोज टूटता है और CO2 मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है, हम ही पढ़ते हैं। लेकिन अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर डिटेल में, उसमें आता है कि श्वसन एक उभयधर्मी, ठीक है, एम्फीबोलिक अभिक्रिया है। एम्फीबोलिक क्यों है, कि श्वसन की क्रिया में क्या होता है कि इसमें दोनों क्रियाएं होती हैं, कैटाबोलिज्म भी होता है और एनाबोलिज्म भी होता है। क्या होता है, एनाबोलिज्म। मतलब श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उपचयी और अपचयी, उपचयी और अपचयी, बड़े अणु टूट के छोटे अणु बनते हैं, छोटे अणु जुड़ के वापस से बड़े अणु बनते हैं, का निर्माण होता है। इसलिए इसे हम बोलते हैं एम्फीबोलिक। समझ में आ गई बात आपको। तो श्वसन कैसी है, एक एम्फीबोलिक की प्रक्रिया है, जिसमें कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं। और ये जो मुख्य होती कहाँ होती है, क्रेब्स चक्र में। कहाँ होती है, क्रेब्स चक्र, नाम सुना है आपने क्रेब्स साइकिल का। तो श्वसन एक एम्फीबोलिक अभिक्रिया है, ठीक है। अब दूसरा वर्ड दे रखा है यहाँ पे, एक्सर्गोनिक। दूसरा शब्द क्या है, एक्सर्गोनिक। एक्सर्गोनिक का मतलब क्या हुआ, आपने नाम पढ़ा उष्माशोषी उष्माक्षेपी। अभी मैंने क्या बताया था कि श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें ऊर्जा मुक्त होती है। तो वही सभी अभिक्रियाएं जो अपनी क्रियाओं के दौरान ऊर्जा को मुक्त करती हैं, रिलीज करती हैं, वो सारी किसमें आती है, एक्सर्गोनिक। और जो ऊर्जा को ग्रहण करती है, या जिन क्रियाओं के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो क्या कहलाएंगी, एंडरगोनिक। तो प्रकाश श्वसन कैसी अभिक्रिया है, एंडरगोनिक। ये कैसी है, एक्सर्गोनिक, ठीक है। तो उष्मा क्षेपी, उष्मा को मुक्त करने वाली, तापमान के रूप में मुक्त करती है, जब तो उसे बोलते हैं क्या, उष्मा क्षेपी। लेकिन यहाँ ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो हम बात करते हैं एक्सर्गोनिक। क्या होती है, एक्सर्गोनिक। मतलब समझ आ गया एक्सर्गोनिक का मतलब, एक्सर्गोनिक का मतलब होता है एटीपी के रूप में ऊर्जा की मुक्ति, ठीक है, एक्सर्गोनिक। क्लियर। श्वसन शब्द जो था वो वैज्ञानिक थे ड्यूटेरो चैट, एक साइंटिस्ट थे ड्यूटेरो चैट, उनके द्वारा दिया गया था। श्वसन जो होता है सभी सजीवों कोशिकाओं का अनिवार्य लक्षण है। मैंने अभी बताया आपको, सभी जीवों में श्वसन होता है, चाहे वो वायवी हो अवायवी हो, परंतु श्वसन होता है। इस प्रक्रिया में एटीपी के रूप में जैविक ऊर्जा मुक्त होती है। एटीपी क्या है, ऊर्जा की इकाई, ठीक है, करेंसी ऑफ एनर्जी है। तो इसे हम बोलते हैं ऊर्जा, एटीपी मतलब ऊर्जा की मुद्रा, जैविक ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। परिभाषा क्या होती है बच्चों इसकी, हम बात करें, अभी पढ़ा था हमने। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः O2 को ग्रहण किया जाता है, वह CO2 को मुक्त किया जाता है, अर्थात O2 व CO2 का विनिमय श्वसन कहलाता है, ठीक है। इसमें हम एक चीज़ जोड़ सकते हैं, यहाँ पर किया जाता है एवं ऊर्जा मुक्त होती है, एवं ऊर्जा एटीपी के रूप में मुक्त होती है। क्लियर, बोल सकते हैं इसको हम लोग। तो श्वसन परिभाषा हो गई। O2 और सिंपल हो जाए तो क्या बोलेंगे, O2 और CO2 का विनिमय जो होता है उसे हम वो श्वसन कहते हैं। फिर आते हैं अगला पॉइंट बच्चों, वो आता है श्वसन क्रियाधार, रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट। आखिर श्वसन के लिए कौन कौन से क्रियाधार पदार्थ काम आते हैं जो श्वसन काम करते हैं। तो श्वसन के लिए जो उपयुक्त होने वाले रासायनिक पदार्थ होते हैं, कार्बनिक पदार्थ होते हैं, रासायनिक कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हो, इन रासायनिक पदार्थ बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो बच्चों कार्बनिक पदार्थ बोल सकते हैं हम लोग। कार्बनिक पदार्थ जो उपयुक्त होते हैं वो श्वसन क्रियाधार कहलाते हैं, ठीक है। अब कार्बनिक पदार्थ कौन बोल सकते हैं जो काम आते हैं,
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। आपको एनर्जी किससे मिलती है? हम जो खाना खाते हैं। आप सुबह शाम दोपहर खाना खाते हो नहीं खाते हो? नाश्ता करते हो, फिर रोटी खाते हो, फिर शाम खाना फिर खाते हो, तो क्या खाते हो खाने में? कार्बोहाइड्रेट। आप कुछ भी खा रहे हो, चावल खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट है, गेहूँ खा रहे हो तो कार्बोहाइड्रेट है, आप जो भी खा रहे हो उसमें से 90%, 80 to 90% कार्बोहाइड्रेट खाते हैं हम लोग। खाने से क्या हुआ? पेट भर गया, वो जाकर डाइजेस्ट होगा, पचेगा, ग्लूकोज रिलीज होगा, ग्लूकोज ब्लड में जाएगा, ब्लड से माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा बनेगी, ऊर्जा फिर आपको एनर्जी देगी। अगर 4-5 दिन आप खाना नहीं खाओ तो कैसी हालत होगी आपकी? अगर कोई व्यक्ति सुबह शाम तक खाना नहीं खाता है नॉर्मली, तो कैसे होगा? अगर 2 दिन नहीं खाए तो क्या होगा? और 3 दिन नहीं खाए तो क्या होगा? 4 दिन तक उठा नहीं जाएगा, बोले मेरे पास एनर्जी नहीं, बॉडी के अंदर ऊर्जा खत्म हो गई। तो ऊर्जा कहाँ से मिली? खाने से। तो जो हम खाना खा रहे हैं उसमें 3 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है बच्चों। एक, खाने में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट मैक्सिमम जो होता है। दूसरे नंबर पर होता है फैट, वसा होती है, घी तेल जो हम खाते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है आपका प्रोटीन। दालें जो खाते हैं उनमें क्या होता है? प्रोटीन होता है। ठीक है, प्रोटीन जो होता है, वसा होती है, बॉडी में स्टोर हो जाती है, अपनी बॉडी में आ जाएगी। ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो ये कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ये जाकर टूटते हैं और टूट के ऊर्जा को मुक्त करते हैं। ठीक है, तो इन कार्बनिक पदार्थों क्रियाधार के आधार पर श्वसन 2 तरह का होता है। तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है, ये श्वसनीय क्रियाधार कौन कौन से होते हैं? 3 दे रखे मैंने। कार्बोहाइड्रेट पहला, दूसरा प्रोटीन और तीसरा वसा होता है। ठीक है, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन 3 हो गए होते हैं। श्वसनीय क्रियाधार के उपयोग के आधार पर कौन सा उपयोग होता है? पहले के आधार पर श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहले को बोलते हैं बच्चों फ्लोटिंग रेस्पिरेशन या प्लावी श्वसन। फ्लोटिंग मतलब तैरना, प्लावी श्वसन कहते हैं। प्लावी श्वसन मतलब क्या हुआ कि इस प्रकार के श्वसन में सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा काम आती है। सर्वप्रथम कार्बोहाइड्रेट और उसके बाद वसा काम आती है। आप जिनके बॉडी के अंदर जो पर डे श्वसन हो रहा है वो प्लावी श्वसन है। कैसा है? प्लावी श्वसन है। क्यों है प्लावी श्वसन? क्योंकि आपकी बॉडी और मेरी बॉडी के अंदर हम सुबह खाना खाते हैं, शाम में खाना खाते हैं, रोटी खाते हैं, चपाती खाते हैं, चावल खाते हैं, तो वो सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। दाल खाते हैं तो प्रोटीन साथ उसमें भी कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, हम जो सब्जियाँ खाते हैं मिनरल विटामिन मिलते हैं। जो आटा हम लोग यूज करते हैं, खाते हैं चपातियाँ, वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, जो घी और तेल खाते हैं वो फैट का सोर्स है। तो हम लोग सुबह शाम दोपहर जो खाना खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, वो खाना बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, उससे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में कहाँ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में टूटेगा और ऊर्जा मुक्त करेगा, जिससे आप वर्क करोगे। यही तो होगा। तो कार्बोहाइड्रेट पहला क्रियाधार होता है। सबसे ज़्यादा पहले हमारे पास होता है कार्बोहाइड्रेट होता है, जो क्रियाधार रूप में काम आता है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वो आता है वसा। वो आती है वसा। वसा कैसे आती है बच्चों? अगर आपने देखा होगा लोग डाइटिंग करते हैं, जो लोग मोटे हो गए मेरी तरह, ठीक है, तो वो क्या करते हैं? डाइटिंग करते हैं। ठीक है, मैं नहीं करता, मैं अलग बात है, पर मैं तो नहीं करता, पर बता रहा हूँ मैं आपको। खासकर महिलाएं जो गर्म होती हैं, गर्ल्स होती हैं, वो करती है डाइटिंग। मोटी ज़्यादा होगी तो वो डाइटिंग करते हैं। तो डाइटिंग करने का मतलब क्या हुआ कि वो खाना कम खाती है, सलाद ज़्यादा खाती है। खाना कम खाती है, सलाद ज़्यादा खाया जाता है। सलाद में क्या होता है? वाटर होता है, मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिशन होते हैं, विटामिन होते हैं, हमें मिलते हैं। कार्बोहाइड्रेट फैट तो होता नहीं है इनमें। ठीक है, लेकिन रोटी जो खाते हैं हम लोग, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हमारी बॉडी के अंदर से जब हम कार्बोहाइड्रेट बाहर से लेना कम कर देते हैं, नहीं खाते हैं, तो बॉडी के अंदर जो जमा फैट है, ये जो बॉडी में फैट जमा है, ये फैट श्वसन में काम आना शुरू हो जाता है। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी का फैट जो है वो बर्न होना शुरू हो जाता है। बर्न मतलब वो श्वसन में काम आना शुरू हो जाता है, जिससे आपकी बॉडी का फैट जो है धीरे धीरे क्या होता है? डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। बात समझ आ गई? और बॉडी का फैट सिस्टम में काम आना शुरू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो चर्बी है, एक्स्ट्रा चर्बी थी, धीरे धीरे क्या हो गई? कम होना शुरू हो गई। क्लियर है? बात समझ आई?
तो हमारे श्वसन के अंदर सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट काम आता है, उसके बाद फैट काम आता है। एक आपने देखा होगा कोई आदमी बहुत अच्छा मोटा था, हेल्दी आदमी है, उसको आप 20 दिन 25 दिन 30 दिन खाना नहीं दो तो क्या होगा, वो सूख के लकड़ी से हो जाता है ना। क्यों हो गया, उस दौरान जब उसने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया उस दौरान उसकी बॉडी के अंदर जितना फैट था वो क्या हो गया, सारा काम आ गया। ठीक है, तो अगर एक व्यक्ति अगर 1 महीने तक खाना नहीं खाए, 20 दिन खाना नहीं खाए, तो उसकी मृत्यु नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि बॉडी के अंदर इतना फैट होता है, वो फैट कंज्यूम हो जाता है और वो श्वसन करता रहता है और आप हेल्थी रहते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन यदि एक व्यक्ति लंबे समय तक खाना ना खाए, लंबे समय तक खाना मतलब या तो कार्बोहाइड्रेट मिल रहा और बॉडी का सारा फैट काम आ चुका, उसकी एक हड्डियाँ दिख रही है आपको बॉडी के अंदर, ठीक है, और फिर भी अगर उसने खाना नहीं खाया, दैट उस टाइम पे क्या होता है, आपकी बॉडी में जो जमा प्रोटीन है वो प्रोटीन काम आना शुरू हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति की श्वसन में प्रोटीन क्रियाधार के रूप में काम आना शुरू हो गया, इसका मतलब है उसका बचना मुश्किल है, उसकी डेथ निकट है, मृत्यु के किनारे पे बैठा है वो। क्यों सॉरी क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं, पढ़ा है आप लोगों ने, एंजाइम पढ़ चुके हो, सारे के सारे एंजाइम क्या हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, कुछ को छोड़कर। ठीक है, मैंने एंजाइम पहले पढ़ाया इसलिए आपको, ताकि वो एंजाइम अब आएंगे यहाँ पे काम तो आपको समझ आएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम हैं सब किसके बने हैं, प्रोटीन के। और जब प्रोटीन ही श्वसन से टूटना शुरू हो गया, प्रोटीन से ऊर्जा मिलना शुरू हो गया, टूटना शुरू हो गया, तो क्या होगा, उस प्रोटीन की वजह से एंजाइम नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। और जब एंजाइम नष्ट होना शुरू हो गए तो क्रिया कैसे होगी, जब क्रिया नहीं होगी तो उत्पाद कैसे बनेगा, फिर आगे बॉडी को ऊर्जा कैसे मिलेगी। बात सुन रहे हो। तो हम कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले जो आता है कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद वसा आती है, और वसा के बाद आता है आपका प्रोटीन, और प्रोटीन काम आना शुरू होता है तो उस व्यक्ति की रिकवरी होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है।